सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 ये बता रहे हैं बैड डेट के रिस्पेक्ट में। बैड डेट के रिस्पेक्ट में क्या बता रहे हैं कि अगर आपने सेल किया है और डेटा जनरेट किया है तो जो डेट जनरेट किया है वो डेट का पैसा आपको मिलने वाला है, बट आगे जाके डेट का पैसा अगर नहीं मिलता है, वो डेट बैड हो जाता है, तो बैड डेट के रिस्पेक्ट में आपको अलाउ किया जाता है एक्सपेंडिचर। बैड डेट आपका नुकसान है, आपका खर्चा है, तो अलाउ किया जाता है सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में। नाउ सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में जो बैड डेट अलाउ किया जाता है, इनके रिस्पेक्ट में कुछ कंडीशन है कि बैड डेट का खर्चा तब अलाउ किया जाएगा जब वो कंडीशन आप फुलफिल करोगे। कौन सा कंडीशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना पड़ेगा कि डेट मस्ट बी, जिसके रिस्पेक्ट में आप बैड डेट क्लेम कर रहे हो, डेट मस्ट बी, डेट बैड हो गया तो जिस डेट के रेस्पेक्ट में आपने बैड डेट क्लेम कर रहे हो डेट मस्ट बी इंसिडेंटल टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी, इंसिडेंटल टू द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी। डेट मस्ट बी इंसिडेंटल टू द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी। जैसे मानिए इंसिडेंटल का मतलब क्या है? मतलब देयर मस्ट बी ए क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज्ड नेक्सस होना चाहिए, क्लोज्ड रिलेशनशिप होना चाहिए डेट एंड बिजनेस के रेस्पेक्ट में। जैसे कोई एक पर्टिकुलर चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, नहीं तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो अपना क्लाइंट को पैसा उधार दिया है और क्लाइंट बाद में पैसा पे नहीं करते। क्लाइंट को पैसा उधार दिया एक प्रोफेशनल ने और प्रोफेशनल को वो पैसा रिकवरी नहीं होता है, तो प्रोफेशनल बोलेगा कि ये मेरा बैड डेट हो चुका है, इसको हम बैड डेट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि प्रोफेशनल के लिए पैसा उधार देना कोई बिजनेस नहीं है। तो एक चार्टर अकाउंटेंट, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी के लिए पैसा उधार देना उनका बिजनेस नहीं है। तो देयर मस्ट बी ए क्लोज्ड रिलेशन और नेक्सस बिटवीन द डेट एंड बिजनेस ऑफ द एसएससी। तो एक प्रोफेशनल का बिजनेस पैसा उधार देना नहीं है, इसलिए पैसा अगर उधार दिया और बाद में रिकवरी नहीं होता है, इनको तो हम बैड डेट नहीं बोलेंगे। तो पहला कंडीशन हमने बता दिया कि डेट मस्ट बी इंसिडेंटल टू द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी। सेकेंड बात कि डेट मस्ट बी कंसिडर्ड, डेट must have been considered, debt must have been considered as income of the SSC. Debt must have been considered as income of the SSC in current previous year or earlier previous year. तो जिस डेट के रेस्पेक्ट में आपने बैड डेट क्लेम कर रहे हो वो डेट कभी ना कभी आपका इनकम बना था, आपने सेल किया है और वो सेल तो आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन का हिसाब से इनकम का पार्ट बना। अब वो इनकम बाद में रियलाइज नहीं होता है तो वही तो होता है बैड डेट। तो पहले तो इनकम बना था, तो बैड डेट पाने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि जिस डेट के रेस्पेक्ट में आपने बैड डेट क्लेम कर रहे हो वो कभी ना कभी आपका इनकम बना है, चाहे करंट प्रीवियस ईयर में चाहे अर्लियर प्रीवियस ईयर में। एक उदाहरण लीजिए यहाँ पे याद रखने के लिए, आपने सेक्शन 28 के टाइम में ये उदाहरण लिया था, याद कीजिए। मानिए कि आई एम ए बिजनेसमैन और मुझे कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए और रॉ मटेरियल के लिए हमने एक सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट किया है कि सप्लायर के साथ मेरा एक एग्रीमेंट हो चुका है, सप्लायर मुझे 1200 क्विंटल एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, सप्लायर मुझे 1200 क्विंटल पर्टिकुलर रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा और इसके लिए मैंने उनको एडवांस भी दे चुका है। बाद में जाके हम उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं कि उनसे हम रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे और वो मुझे बता दिया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट किया, तो इसलिए आपने जो एडवांस मनी दिया था वो एडवांस आपका फॉरफिट कर लेंगे। तो मैंने उनको एडवांस दिया था कॉन्ट्रैक्ट में और वो एडवांस को फॉरफिट कर लिया। एडवांस क्यों फॉरफिट किया? क्योंकि उनके साथ मेरा जो रॉ मटेरियल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैंसिल कर दिया, तो वो मेरा एडवांस मनी को फॉरफिट कर दिया। ये एडवांस मनी जो मेरा फॉरफिट हो गया है तो मेरा नुकसान है, बट ये नुकसान आप बैड डेट नहीं बोल सकते, ये नुकसान को बैड डेट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते इस नुकसान को बैड डेट? बिकॉज आपने एडवांस मनी किसी को दिया था, वो एडवांस मनी जो आपने किसी को दिया था वो आपका इनकम का पार्ट नहीं बना था। एडवांस कभी इनकम का पार्ट बनता है? कभी नहीं। तो एडवांस मनी आपने जो प्रोवाइड किया तो आपका इनकम का पार्ट नहीं बना था, इसलिए बाद में एडवांस मनी का पैसा रिकवर नहीं होता है, तो इनको आप बैड डेट नहीं बोल सकते। तो सेकंड पार्ट हो गया, डेट मस्ट हैव बीन कंसिडर्ड एज इनकम ऑफ द एसेट इन द करंट प्रीवियस ईयर और अर्लियर प्रीवियस ईयर, चाहे दिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में आप कंप्यूटेशन कर रहे हो, और नहीं तो अर्लियर प्रीवियस ईयर में ये इनकम बना था। थर्ड में हम लेंगे डेट मस्ट बी रिटन ऑफ, डेट मस्ट बी रिटन ऑफ, डेट मस्ट बी रिटन ऑफ, डेट मस्ट बी रिटन ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी।
एसएससी के अकाउंट्स में वो पर्टिकुलर डेटा राइट ऑफ हो चुका है इन द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी। देखिए, अगर आपने पर्टिकुलर डेटा को राइट ऑफ नहीं किया अकाउंट्स में, तो आपने पीजीबीपी का इनकम कंप्यूटेशन करने के टाइम में बैड डेट का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। बैड डेट का डिडक्शन मतलब खर्चा मान के आप इसको लेस नहीं कर पाओगे रेवेन्यू से। अगर आपने इसको अकाउंट्स में राइट ऑफ नहीं किया तो पहले अकाउंट्स में राइट ऑफ करो, देन आके आपने पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट करने के टाइम में डिडक्शन क्लेम करो। यहां तक क्लियर है। नाउ ये जो हमने बताया कि डेट मस्ट बी रिटर्न ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट जो होता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट पीजीबीपी में अलाउड नहीं होता है। केवल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट पीजीबीपी में अलाउड होता है बैंकिंग बिजनेस के लिए, बाकी कोई बिजनेस के लिए अलाउड नहीं होता है। नाउ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के केस में पर्टिकुलर डेटर को राइट ऑफ नहीं करते हो। यहां पे मैंने बता दिया कि बैड डेट क्लेम पाने के लिए आपको पर्टिकुलर डेटर को राइट ऑफ करना पड़ेगा, डेटर का नाम को राइट ऑफ करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट में ऐसा पर्टिकुलर डेटर का नाम राइट ऑफ नहीं होता है। यहां तक क्लियर। अच्छा, यहाँ पे मैंने जब लिखा था, स्टूडेंट का माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो यहाँ पे लिखा डेट मस्ट हैव बीन कंसिडर्ड एज इनकम, बट सर मनी लेंडिंग बिजनेस के लिए क्या होगा? मनी लेंडिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? मनी लेंडिंग बिजनेस का मतलब होता है बैंकिंग बिजनेस, मतलब बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल कंपनी, ये सबका काम होता है मनी लेंड करना। वो मनी लेंड करते हैं, मनी बोरो नहीं करते हैं। मनी क्या करता है? लेंड करता है। बोरो करने का मतलब होता है उधार लेना, और लेंड का मतलब होता है उधार देना। तो जो लोगों का काम है उधार देना, वो पर्सन अगर किसी को उधार दिया और बाद में वो पैसा रिकवर नहीं होता है, तो उनके लिए वो बैड डेट होगा क्या? ये तीन कंडीशन अगर देखोगे तो उनके लिए वो बैड डेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेकंड कंडीशन में लिखा था डेट मस्ट हैव बीन कंसिडर्ड एज इनकम ऑफ द एसएससी। तो अगर कोई एक बैंक पर्टिकुलर कस्टमर को उधार दिया है, वो तो उनका कभी भी इनकम का पार्ट नहीं बना था, तो इसलिए वो तो बैड डेट क्लेम कर ही नहीं पाएगा। अगर कस्टमर ने उनको पैसा रिपे नहीं करेंगे, उनका नुकसान तो हुआ, बट वो बैड डेट क्लेम नहीं कर पाएगा। इसलिए जो मनी लेंडिंग बिजनेस होता है उनके लिए रिलैक्स्ड है, मतलब ये प्रोविजन एक्सेप्शन में आएगा, मतलब ये प्रोविजन उनके लिए लागू नहीं होगा। तो ये जो मैंने लिखा है डेट मस्ट हैव बीन कंसिडर्ड एज इनकम, ये वाला बात एप्लीकेबल नहीं होगा मनी लेंडिंग बिजनेस में। तो मनी लेंडिंग बिजनेस के लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मनी लेंडिंग बिजनेस के लिए पॉइंट अगर एप्लीकेबल कर देंगे तो मनी लेंडिंग बिजनेस हाउस कस्टमर को जो भी पैसा उधार देगा वो कभी भी उसका इनकम का पार्ट नहीं बनता है। वो पैसा उन्होंने उधार दिया, वो तो प्रिंसिपल है, उनको पैसा का रिकवरी हो जाएगा, बट साथ साथ उनको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट उसका इनकम का पार्ट है, बट प्रिंसिपल तो उनका इनकम का पार्ट नहीं है। बट सामने वाला ने अगर प्रिंसिपल को रिपे नहीं करता है तो उनका बैड डेट होता है। तो इसलिए यहां पे ये वाला कंडीशन मनी लेंडिंग बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पे ये तीन कंडीशन आपको समझ में आया। नाउ फोर्थ कंडीशन डिस्कस करने के लिए जाएंगे। फोर्थ कंडीशन में क्या लिखा है? फोर्थ कंडीशन बता रहे कि डेट मस्ट बी ऑफ रेवेन्यू नेचर। डेट मस्ट बी ऑफ रेवेन्यू नेचर, डेट रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? डेट रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने गुड्स सेल नहीं किया, आपने कोई एसेट सेल किया है, आपने गुड्स सेल नहीं किया, आपने एसेट सेल किया है, और जिनको आपने एसेट सेल किया है उनसे आपको पैसा रिकवर होना है। आपने उधार में सेल किया है, बाद में वो वाला बंदा इंसॉल्वेंट बन जाता है, तो आपको पैसे का रिकवरी नहीं होता है, तो आप बोलोगे बैड डेट हुआ है? नहीं बोल सकते। तो ये बैड डेट का क्लेम आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने एसेट सेल किया। तो एसेट सेल करने का जो ट्रांजैक्शन है वो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं है। तो बैड डेट पाने के लिए जो डेट क्रिएट हुआ है वो डेट रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, तभी जाके आप बैड डेट क्लेम कर पाओगे बाद में। ये 4 नंबर पॉइंट था। अभी 5 नंबर पॉइंट में आ रहे हैं। 5 नंबर पॉइंट इनको हटा रहे। Business must be carried on by the SSC during the previous year in which deduction is claimed. तो यहां पे हमने बता दिया बिजनेस कैरी ऑन होना जरूरी है। अगर बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया, पहले डेट क्रिएट हुआ था, बाद में बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया, तो अब वो डेट के रेस्पेक्ट में बैड डेट क्लेम नहीं कर पाओगे। बैड डेट क्लेम करने के लिए आपका बिजनेस कंटिन्यू होना जरूरी है।
अच्छा, सक्सेसर, बिजनेस का जो सक्सेसर है, सक्सेसर का मतलब क्या होता है? सक्सेसर का मतलब होता है पिताजी बिजनेस कंटिन्यू कर रहे थे, पिताजी का डेथ हो गया, अब बेटा और बेटी ने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिताजी ने जो गुड्स सेल किया था, उन गुड्स के रेस्पेक्ट में पैसा मिलना था पिताजी को, पिताजी का डेथ हो गया, बाद में वो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा और बेटी ने, और उनको पैसा का रिकवरी नहीं होता है पिताजी का सेल के रेस्पेक्ट में। तो ये सक्सेसर इनको बैड डेट क्लेम कर पाएंगे? ये सक्सेसर इनको बैड डेट क्लेम कर पाएंगे। तो सक्सेसर कैन क्लेम बैड डेट, ये आप याद रखो, सक्सेसन कैन क्लेम बैड डेट। पी डिसेसर का जो बैड डेट है वो सक्सेसन कैन क्लेम। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पे हम और एक बात बताएंगे कि अगर आप पीजीबीपी का इनकम कंप्यूट कर रहे हो कैश बेसिस पे, आप सेक्शन 145 को याद करो, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग करते हो कैश बेसिस पे, तो रेगुलरली कैश बेसिस पे अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग करते हो, तो आप पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट करने के टाइम में अकाउंटेंसी का वही कैश बेसिस का मेथड ही फॉलो करोगे। तो अगर आप कैश बेसिस पे आपका पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, उन टाइम में बैड डेट के रिस्पेक्ट में डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि बैड डेट कैसे होगा? वो तो आपने सेल किया है, अगर उधार में भी सेल किया है, पैसा रियलाइज्ड होगा तभी तो रिकॉर्ड करोगे ना। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन को याद करो, अकाउंट्स वाला कॉन्सेप्ट को। अगर आपने कैश बेसिस फॉलो करते हो तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे? रेवेन्यू तो तब रिकॉग्नाइज करोगे ना जब अमाउंट रियलाइज्ड होगा। तो अमाउंट अगर रियलाइज्ड ही नहीं होगा तो आपने तो उसको रेवेन्यू में कंसीडर ही नहीं किया है, तो किसका बैड डेट होगा? बैड डेट तो रेवेन्यू का होगा ना। तो रेवेन्यू ही कंसीडर नहीं हुआ है तो बैड डेट कहां से होगा? तो बैड डेट का कॉन्सेप्ट केवल लागू होता है जब आपने पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट करते हो, पीजीबीपी का इनकम एज वेल एज अकाउंट्स आप कैलकुलेट करते हो एक्रूअल बेसिस पे। अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो, पीजीबीपी का इनकम भी कैश बेसिस पे कर रहे हो, तो आपके लिए बैड डेट का कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं होता है। यहां तक क्लियर? अच्छा, अभी जो दो कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर ईयर में मान लो बैड डेट, कोई एक पर्टिकुलर ईयर में बैड डेट का क्लेम आपको अलाउ किया गया है। उदाहरण ले रहे, मान लीजिए 2019-20 प्रीवियस ईयर में, 2019-20 प्रीवियस ईयर में आपने सेल किया था क्रेडिट में, 2019-20 प्रीवियस ईयर में आपने क्रेडिट में सेल किया था 50,000 का, और 19-20 में आपको लगा कि 20,000 रुपया बैड डेट है। आपको लगा कि 20,000 रुपया बैड डेट है, ये मिलने वाला नहीं है, तो आपने 20,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर लिया 19-20 में इट सेल्फ 3617 के अनुसार। आपने यहाँ पे 20,000 का क्लेम कर लिया बैड डेट। तो आपको रिकवरेबल डेट कितना है? आप बोलोगे सर 30,000 रिकवरेबल डेट है, 30,000 रिकवरेबल डेट है। ये 30,000 जो रिकवरेबल डेट है वो जाके आगे रियलाइज्ड होगा। मान लीजिए 2022-23 प्रीवियस ईयर में, ये प्रीवियस ईयर का डिस्कशन कर रहे हैं, 2022-23 प्रीवियस ईयर में वो रिकवरेबल डेट का फाइनल सेटलमेंट होता है। फाइनल सेटलमेंट होता है। ये जो फाइनल सेटलमेंट हो रहा है, फाइनल सेटलमेंट में हम दो ऑप्शन ले रहे हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। नाउ ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में हम देख रहे हैं जब फाइनल सेटलमेंट हो रहे आपको पैसा मिल रहा है, ऑप्शन 1 में हम ले रहे हैं आपको पैसा मिल रहा है 35,000, और ऑप्शन 2 में हम ले रहे हैं आपको पैसा मिल रहा है 25,000। आपका रिकवरेबल डेट कितना था? 30, बट आपको रिकवर कितना हो गया? रिकवरेबल डेट को हम यहां लिख रहे हैं, रिकवरेबल डेट था आपका 30,000, बट आपको रिकवर हो गया 5,000, तो आपको यहां एक्स्ट्रा रिकवरी हुआ है। मतलब आपने जो बैड डेट क्लेम किया था 20,000, वो बैड डेट नहीं है, वो बाद में रिकवर हो चुका है। तो ये जो बैड डेट का रिकवरी हुआ है, जिसको अकाउंट्स में आप बैड डेट रिकवरी बोलते हो, बैड डेट जो रिकवर हुआ है ये सेक्शन 41(4) में, सेक्शन 41(4) में चार्ज हो जाएगा इनकम मान के। मतलब 5,000 हम इनकम कंसीडर करेंगे 41(4) में,
तो 41(4) बेसिकली सेक्शन 28 होता है पीजीबीपी का, सेक्शन 28 होता है पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन, और 28 पीजीबीपी का मेन चार्जिंग सेक्शन है। बट पीजीबीपी का और भी चार्जिंग सेक्शन होता है जिनको हम मेन चार्जिंग सेक्शन नहीं बोलते, डीम्ड चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं। 41(4) डीम्ड चार्जिंग सेक्शन है, उनके थ्रू 5000 चार्जेबल हो जाएगा पीजीबीपी हेड में। बट यहां पे क्या हुआ है, यहां पे 5000 का नुकसान हुआ है, आपको रिकवर्ड होना था 30 बट रिकवर हुआ है 25। मतलब आपने जो बैड डेट क्लेम किया था 20, बैड डेट उनसे भी ज़्यादा हुआ है। बैड डेट कितना हुआ है, 25 हो गया है, इसलिए तो आपको कितना मिला है, आपको 25 मिला है। तो टोटल डेट तो था 50, उसमें से 25 रिकवरी हुआ है, तो बाकी 25 क्या हो गया, बाकी 25 का रिकवरी हुआ नहीं है, तो वो 25 बैड डेट है। तो ये जो बैड डेट है, इन डेट का क्लेम आप ले पाओगे 3617 में ले पाओगे। ये जो फाइनल सेटलमेंट के टाइम में ये बैड डेट क्रिएट हुआ है, इनको अलाउ कर देगा 36(2) का 2, सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 का क्लॉज 2 पढ़ेंगे तो ये इनके बारे में लिखा हुआ है कि फाइनल सेटलमेंट में जो फर्दर बैड डेट क्रिएट हुआ है, फाइनल सेटलमेंट के टाइम में बैड डेट क्रिएट हुआ है, हम देख रहे हैं कि मुझे रिकवर होना था 30 बट रिकवर हुआ है 25, तो मेरा और भी बैड डेट क्रिएट हुआ है 5000। ये बैड डेट का डिडक्शन के बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 क्लॉज 2 में। ये बात क्लियर होगी। यहाँ पे स्टूडेंट का माइंड में क्वेश्चन आता है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे। यहाँ पे स्टूडेंट का माइंड में क्वेश्चन आता है, सर आपने लिखा कि 2019-20 में सेल हुआ था 50,000, बट एसएससी को लगा कि 20,000 का रुपया नहीं मिलेगा। तो ये तो एसएससी को लग रहा है 20,000 रुपया नहीं मिलेगा, एसएससी कैसे प्रूव करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने कि 20,000 रुपये एक्चुअल में बैड डेट होने वाला है। देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिमांड नहीं कर सकते कि आप शो कीजिए कि कैसे आपको लगा कि 20,000 रुपये नहीं मिलने वाला है। एसएससी को अगर लगेगा कि 50,000 रुपये नहीं मिलने वाला है तो एसएससी दिखा सकते हैं कि 50,000 ही बैड डेट है। मतलब एसएससी सेल दिखाया 50 और बाद में बैड डेट दिखा दिया 50, तो एसएससी के लिए जीरो हो गया, तो टैक्स तो आएगा ही नहीं। आप बोलोगे सारा एसएससी तो ऐसा ही काम करेगा कि उनको लग रहा है कि पूरा ही बैड डेट है, जितना सेल हुआ है क्रेडिट में वो पूरा सेल ही वो दिखा देगा कि बैड डेट है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर पूरा सेल बैड डेट दिखा देगा तो प्रॉब्लम क्या है, बैड डेट दिखाओ ना, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जीरो हो जाएगा। उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में क्रेडिट सेल के रेस्पेक्ट में रेवेन्यू कुछ आएगा नहीं, बट बाद में जाके जब पैसा रिकवर्ड हो जाएगा तब तो वो 41(4) के थ्रू चार्जेबल हो जाएगा पीजीबीपी में। तो चिंता करने का जरूरत नहीं है, ये चाहे दिस प्रीवियस ईयर में चाहे बाद में ये कभी ना कभी टैक्सेबल तो हो ही जाएगा। तो अगर एसएससी इस साल पूरा का पूरा बैड डेट दिखा देगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चिंता करने का जरूरत नहीं। बाद में जैसे एसएससी को रिकवर होगा, एसएससी को अगर लग रहा है कि 50 में 50 ही बैड डेट है, लगने दो, क्या बात है। इसमें डिपार्टमेंट कैनॉट डिमांड की प्रूफ करो कैसे आपको लग रहा है, ये प्रूफ करने का मैटर नहीं है। एसएससी का बिजनेस है, एसएससी सबसे बड़ा जज है, वही खुद समझ सकते हैं कितना पैसा मिलने वाला है और कितना पैसा नहीं मिलने वाला है। अगर 50,000 का सेल किया और उसको लग रहा है 50,000 नहीं मिलने वाला है तो 50,000 को बैड डेट क्लेम कर सकते हैं 3617 में। बाद में जाके अगर रिकवरी हो जाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। इसमें एक आईसीडीएस का मैटर आता है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट बता रहे कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एसएससी ने उधार में सेल किया है और एसएससी को लगा कि ये पैसा रिकवरेबल नहीं है, तो अकाउंटेंसी में जो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट होता है, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट के अनुसार उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने इनको इनकम में बुक ही नहीं किया। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अनुसार उन्होंने इनकम दिखाया ही नहीं। एसएससी ने मान लीजिए 40,000 का सेल किया और 40,000 पूरा इनकम में दिखाया नहीं, इनकम रिकॉग्निशन में लेकर आया ही नहीं। एसएससी को लगा कि ये पैसा कभी भी रिकवरेबल नहीं है और एसएससी इसको इनकम दिखाया नहीं। तो एसएससी अगर इनको इनकम दिखाया ही नहीं, बट एसएससी इनकम दिखाया नहीं मतलब अकाउंट्स में आया नहीं, बट बाद में जाके पीजीबीपी के इनकम कैलकुलेट करने के टाइम में जो आईसीडीएस है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, वो बता रहे हैं कि इसको आपको पीजीबीपी में इनकम दिखाना पड़ेगा। तो एसएससी ने अकाउंट्स में उसको इनकम नहीं दिखाया 40,000 का, बट पीजीबीपी में इनकम दिखा दिया और बाद में एक्चुअल में ये पैसा रियलाइज नहीं हुआ। तो बाद में अगर एक्चुअल में ये पैसा रियलाइज नहीं हुआ तो एसएससी ये जो 40,000 का इनकम बुक कर लिया पीजीबीपी कंप्यूट करने के टाइम में इन इनकम टैक्स उनका डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे 3617 में। हाँ, क्लेम कर पाएंगे। यहाँ पे आप बोलोगे सर क्लेम नहीं कर पाएंगे, आपका माइंड में लग रहा है क्लेम नहीं कर पाएंगे। हम बता रहे हैं क्लेम कर पाएंगे, आप बता रहे हैं कि क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप क्यों बता रहे हैं क्लेम नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने जो कंडीशन दिया था एक कंडीशन का वायलेशन हो गया। कंडीशन क्या था? पर्टिकुलर डेटर को अकाउंट्स में राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर अकाउंट्स में 40,000 का इनकम बुक ही नहीं हुआ है तो पर्टिकुलर डेटर को कैसे राइट ऑफ करेंगे? तो अकाउंट्स में तो इसका राइट ऑफ होगा ही नहीं। अगर अकाउंट्स में इसका राइट ऑफ नहीं होगा तो आपने पीजीबीपी कंप्यूट करने के टाइम में जिस पर्टिकुलर ईयर में ये फाइनल सेटल हो जाएगा कि ये पैसा नहीं मिलने वाला है, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अब इसको कैसे बैड डेट के रूप में क्लेम करोगे? क्योंकि अकाउंट्स में आपने इनको राइट ऑफ किया ही नहीं।
ये माइंड में आपका आ रहा है, बट इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसको मानना पड़ेगा, ये डिम्ड है, इसको मानना पड़ेगा कि ये अकाउंट्स में राइट ऑफ हो चुका है, और ऐसा मान के आप पीजीबीपी में भी इसको राइट ऑफ करोगे। ये बात क्लियर है यहां तक? तो 3617 हो गया। अभी जो करने के लिए जा रहे हैं वो क्या है, इनको हटा रहे हैं और हम प्रोविजन फॉर बैड डेट के रेस्पेक्ट में देखेंगे।